बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं आज तक न्यूज़ और मैं हूं समी। इससे पहले आप इस कहानी की 24 किस्तें सुन चुके हैं और अब 25वीं किस्त मुलाहिज़ा फरमाएं। तुम मार्गिया पर अपनी असेरी का रोब भी डालते रहे हो। ये सब कुछ बेमकसद नहीं होगा। बहरहाल मैं तुम्हें अपनी तरफ से मौत की पेशकश के सिवा और कोई पेशकश नहीं कर सकता। गोया तुम मुझसे खौफजदा हो, मैंने कहा और हेंड्रिक के होंठों की मुस्कुराहट गायब होगी। उसने किसी कदर करख्त लहजे में जवाब दिया, मौत को इस कदर करीब इंसान देखकर बदहवास हो ही जाता है। ये कोई नई बात नहीं। तुम बेबाकी की हुदूद से निकलकर गुस्ताखी की हुदूद में दाखिल हो गए हो। हाँ, मैं तुमसे खौफजदा हूँ इसलिए कि तुम तनहा मुझे यहाँ ले आए। तुम मुसल्ला भी हो गए, मुझे हलाक करने की कोशिश करो। निकालो पिस्तौल। मैं तनहा हूँ और तुम्हारे हाथों मरने के लिए तैयार हूँ। हेंड्रिक का एक लफ्ज नफरत और तंज में डूबा हुआ था। ये तुम्हारी पनागाह है हेंड्रिक। तुमने इस मशीनी निज़ाम के जरिए खुद को नाकाबिले तस्खीर बना लिया है। अगर तुम ज़हनी सलाहियतों के साथ साथ जिस्मानी बरतरी भी रखते हो तो आओ फैसला कर लें। लेकिन मुझे इल्म है कि तुम एक माजूर इंसान हो। मैं तुम्हें काबिले रहम समझता हूँ। तुम पिस्तौल की बात करते हो। अगर तुम माजूर ना होते तो मैं तुम्हें ठोकरें मार मार कर हलाक कर देता। तुम जैसे लोगों के लिए पिस्तौल ज़रूरी नहीं होता। मैंने पिस्तौल निकाल कर दूर फेंक दिया। हेंड्रिक जज्बाती हिजान का शिकार हो गया था। उसकी खुश मिजाजी काफूर हो गई थी और उसकी आंखें सुर्ख नजर आने लगी थी। तुम्हें मेरी माजूरी के बारे में कैसे मालूम हुआ? मार्गिया ने बताया था। मुझे तुमसे हमदर्दी है हेंड्रिक। तुम बलाशुबा एक शरीफ नौजवान हो और तुम अपने दुश्मनों से भी हमदर्दी रखते हो। लेकिन मैं तुम्हें यहाँ भी मायूस नहीं करूंगा। मैंने जो हैसियत हासिल की है अली, वो भीख के जरिए हासिल नहीं की। मैं उसका अहल हूँ। आओ तुम्हारी ये ख्वाहिश भी पूरी कर दूं। ये कहकर वो अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। एक बार फिर सोच लो हेंड्रिक, बिलाकर तुम थक हार कर अपने मखसूस जराए इस्तेमाल करोगे। वादा करता हूँ ऐसा नहीं होगा। उसने कहा। मैं भी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ था। मेरी कोशिशों ने बिलाकर हेंड्रिक का दिमाग उलट दिया था और वो मेरी चाल में आ गया था। लेकिन अब मैं उसके लिए एक मखसूस दुश्मन था। अगर तुम जिस्मानी तौर पर मुझे जेर करने में कामयाब हो जाओ तो फिर तुम जिंदा रहने में हक बजानिब हो। मैंने इतराफ करते हुए कहा, अगर तुम नस्लन यहूदी हो हेंड्रिक तो मुझे तुम्हारी इस मर्दानगी और दलेरी पर हैरत है। तुम अपनी नस्ल के चालबाजों के बरक्स एक अच्छे इंसान हो। अगर तुम मुझे हलाक करने में कामयाब हो गए तो यकीन करो मुझे तुमसे कोई गिला नहीं होगा। हेंड्रिक ने कोई जवाब नहीं दिया। वो खामोशी से मुझे घूर रहा था। उसने दोनों हाथ फैला दिए थे। मेरी निगाहें भी उस पर जमी हुई थी और मैं उसकी एक एक जंबश से बाखबर था। दफअतन वो फिजा में उछला लेकिन मैं अपनी जगह खामोश खड़ा रहा। हेंड्रिक का ख्याल होगा कि मैं उसकी छलांग से बचने की कोशिश करूंगा और अपनी जगह छोड़ दूंगा। अब मैं भी इतना अहमक नहीं था। उसके उछलने के अंदाज से ही मुझे पता चल गया था कि ये छलांग आगे बढ़ने के लिए नहीं। वो जमीन पर पहुंचा तो उसे मायूसी हुई, लेकिन जमीन पर कदम जमाते ही वो दोबारा उछला और घूम फिर कर अपनी जगह आ गया। मैं खामोशी से उसकी हरकत पर निगाह रखे हुए था। वो कई बार उछला लेकिन मैंने अपनी जगह से जंबश नहीं की। फिर एक बार उसके बदन की पोजीशन ने मुझे बताया कि वो हमला करने वाला है। मैंने फिजा में कलाबाजी खाकर दोनों हाथ जमीन पर टिकाए और उसकी टांगों को अपनी टांगों में उलझा लिया। हेंड्रिक बुरी तरह उलझ कर गिरा था, लेकिन उस वक्त मेरी आंखें हैरत से फैल गई जब मैंने उसे दोनों हाथ जमीन पर टिकाकर गिरने से बचते हुए देखा। वो हाथों को जमीन पर टिकाकर सीधा खड़ा हो गया था। काबिले तारीफ, बलाशुबा काबिले तारीफ। तुम बहुत अक्लमंद नौजवान हो। तुमने मेरा बेहतरीन दाव नाकारा बना दिया है। लेकिन अब समझो, उसने कहा। मैं खामोशी से उसकी दूसरी पोजीशन का इंतजार कर रहा था। दफअतन उसने अपने हाथों को अजीब अंदाज में घुमाना शुरू कर दिया। उनकी रफ्तार तेज से तेज तर होती गई। फिजा में किसी पंखे की सी सनसनाहट पैदा हो गई थी और हेंड्रिक आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ बढ़ रहा था। मैं उन मशीनी हाथों से बचने के लिए जमीन पर लेटकर स्विप किया और हेंड्रिक उछलकर मेरे ऊपर से निकल गया। लेकिन मैंने उसका ख्याल भी रखा था। मेरे ऊपर से छलांग लगाते हुए उसकी पुश्त एक लम्हे के लिए मेरी तरफ हुई थी। मैंने जमीन पर स्लिप लगाई और उसकी टांगों में टांगे फंसा दी। फिर मैं एकदम पलट गया। हेंड्रिक को एक बार फिर जमीन पकड़नी पड़ी थी, लेकिन इस बार वो अपनी पेशानी को जमीन से टकराने से नहीं बचा सका था। उसके सर से खून बहने लगा था। अब उसका चेहरा खौफनाक हो गया था। उसे अपने मुकाबले के खतरनाक होने का एहसास हो गया था। चुनाचे वो संभल गया और अब वो मोहतात अंदाज में हमले कर रहा था। मेरे ज़हन में एक अजीब सी तारीकी फैलती जा रही थी। इस तारीकी में नन्हे मुन्ने सुर्ख नुक्ते उभर रहे थे। न जाने ये क्या कैफियत थी। बस एक वेश्याना जज्बा मेरे दिल में सर उभार रहा था। मुकाबले को कत्ल कर दो, इसे मार दो हर कीमत पर। चुनाचे में एहतियाती तदाबीर भूलता जा रहा था। मैं वहशियाना अंदाज पर उस पर झपटा और उसने एक हाथ मेरे शाने पर मारा। मुझे अपने शाने की हड्डी टूटती हुई महसूस हुई, लेकिन सिर्फ एक लम्हे के लिए। दूसरे ही लम्हे मैं हर तकलीफ भूल गया। मैंने एक घूंसा उसके मुंह पर मारा और उसका चेहरा मजीद सुर्ख हो गया। तारीकी खत्म हो गई थी और अब मुझे सिर्फ खून ही खून नजर आ रहा था, चमकदार खून।
और उसके साथ ही कुछ आवाजें मेरे कानों में उभरी थी, इंसानी शोर की आवाजें। न जाने ये शोर कैसा था, न जाने हेंड्रिक क्या कर रहा था। मेरा ज़हन साथ छोड़ चुका था, बस असाब काम कर रहे थे और मैं अभी तक जख्मी नहीं हुआ था। मैं तो उस वक्त चौंका जब अचानक हेंड्रिक उस कटहरे से जा लगा जिसमें स्याह फाम कैदी बंद था। कभी कल स्याह फाम ने अचानक कटहरे से दोनों हाथ निकालकर हेंड्रिक की गर्दन पकड़ ली थी और हेंड्रिक काफी मुश्किल में था। उसने अपने जिस्म की पूरी कुव्वत सर्फ करके खुद को स्याह फाम की गिरफ्त से छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसकी इस कोशिश में उसके दोनों बाजू कटहरे की सलाखों में फंस गए थे। कभी कल स्याह फाम को जिंदगी में पहला मौका मिला था इस दरिंदा इस शख्स से इंतकाम लेने का, इसलिए उसने इस मौके को हाथ से न जाने दिया। यकायक उसने गर्दन छोड़कर हेंड्रिक के दोनों हाथ पकड़ लिए। मशीनी हाथ कुछ इस तरह उलझे हुए थे कि हेंड्रिक आसानी से उन्हें नहीं निकाल सका था। उसने हाथों के जोर से अपने जिस्म को फिजा में ऊपर उठाया, लेकिन उसकी यह हरकत उसके लिए शदीद नुकसानदेह साबित हुई। उसके दोनों बाजू उखड़ गए और वो झटके से नीचे जा पड़ा। बेचारा स्याह फाम कैदी इन बाजुओं को पागलों की तरह देख रहा था। उसकी समझ में कुछ नहीं आया। मैं हेंड्रिक के सर पर मौजूद था। इस बार उसे फौरन उठ खड़े होने में कामयाबी नहीं हुई थी। उठने की कोशिश में वो कई बार जमीन पर लटका था। फिर उसकी आंखों में बेबसी के आसार नजर आने लगे। वो खुश खूंटों पर जबान फेरते हुए मुझे देखने लगा। सॉरी हेंड्रिक, अब मुझे क्या करना चाहिए? तुम इस तरह फाते तो करार नहीं दिए जाओगे, उसने मुर्दा सी आवाज में कहा। हाँ, मुझे एतराफ है, ये मेरी फतह नहीं है। अपने वादे को पूरा करो और मुझे खुद से जंग करने का मौका दो। वो किस तरह मिस्टर हेंड्रिक? मैंने पूछा। मेरे दोनों हाथ मुझे दिलवा दो, उन्हें मेरे बाजुओं में नस्ब करके मेरी मदद करो। मैं उनके बगैर वाकई नाकारा हूँ और उसके बाद हम दो बहादुरों की तरह जंग करेंगे, फिर फतह जिसकी भी मुकद्दर हो। मेरे होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। मिस्टर हेंड्रिक, मैं जज्बाती जरूर हूँ, लेकिन इतना नहीं कि तुम्हारी इस अहमकाना ख्वाहिश को पूरा करने के लिए दौड़ पड़ूं। तुम मुझसे जंग करने की मुकम्मल कोशिश कर चुके हो और नाकाम रहे हो। ये तुम्हारा जजीरा है और पूरे जजीरे में तुम्हारे आदमी फैले हुए हैं। मैं जानता हूं कि अगर मैंने तुम्हारी इस अहमकाना ख्वाहिश की तकमील में तुम्हारी मदद की तो उसके बाद तुम मुझसे जंग न करोगे, बल्कि सीधे अपने मशीनी निज़ाम की तरफ जाओगे जो तुम्हारी असल कुव्वत है। सॉरी मिस्टर हेंड्रिक, मैं इन अहमकाना हरकतों को नहीं दोहरा सकता क्योंकि यहाँ मैं तनहा हूँ। तू क्या करेगा? हाँ मिस्टर हेंड्रिक, हर रूज को जवाल होता है। कल तक तुम यहाँ पर बादशाह थे और तुम्हारे अहकामात पर न जाने क्या क्या हो रहा था। आज तुम बेबस हो, किसी चूहे की मानद। अभी तुमने निहायत बेरहमी से एक इंसान को कत्ल कर दिया था, सिर्फ अपनी तफरीह तबाह की खातर और अपने आप को एक जालिम और वैसी इंसान साबित करने के लिए। इंसानी जिंदगियों से इस तरह खेलने का हक तुम्हें किसने दिया है हेंड्रिक? और फिर यूं भी तुम एक ऐसी कौम के फर्द हो जिससे मुझे बेपनाह नफरत है। मैं अब तुम्हें इसका मौका नहीं दूंगा हेंड्रिक। गोया तुम मुझे कत्ल करोगे? हाँ, ये जरूरी है। दफादन अकब से स्याह फाम की आवाज सुनाई दी। मास्टर प्लीज मेरी एक बात सुन लें। मैं स्याह फाम की जानिब मुतवज्जा हो गया। कहो, क्या कहना चाहते हो? मैंने स्याह फाम से कहा और स्याह फाम के चेहरे पर मुसरत के नकूश उभरे। अगर आप इसके दुश्मन हैं तो मैं आपका गुलाम हूँ। मेरे सीने में एक जहन्नुम सुलग रहा है मास्टर। इसने मेरे 10 साथियों को खत्म किया है। हम 11 भाई थे, पूरे 11, लेकिन अब मैं तनहा हूँ मास्टर। इसको जहन्नम सुपुर्द करने में मेरे साथ ताबुन करें, मेरी मदद करें और मुझे मौका दें कि मैं इसे अपने हाथ से कत्ल कर दूं मास्टर। ये मेरी इल्तजा है तुमसे। इसके बाद अगर तुम चाहो तो मेरी गर्दन भी काट देना। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं मास्टर। स्याह फाम ने दोनों हाथ जोड़ दिए। मशीनी हाथ उसने अपने पिंजरे के एक कोने में फेंक दिए थे। मैंने एक लम्हे के लिए कुछ सोचा और फिर मेरे होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। क्या ख्याल है हेंड्रिक? इस बेचारे को भी मौका मिलना चाहिए। बकवास मत करो, तुम मुझे कत्ल नहीं कर सकते। उसने उठने की पूरी कोशिश की, लेकिन हाथों का सहारा ना मिलने की वजह से ये कोशिश नाकाम रही। वो बार बार उठने की कोशिश करता रहा और एक बार वो अपनी इस कोशिश में कामयाब हो गया। बैठा और फिर फुर्ती से पैरों के सहारे उठ खड़ा हुआ। लेकिन मैं तैयार था। मैं जानता था कि वो अब भी किस कदर खतरनाक साबित हो सकता है। ये सारा मशीनी निज़ाम मेरी समझ से बाहर था। चुनाचे मैंने उछलकर फिर एक ठोकर उसकी पिंडली पर मारी और उसके हल्क से एक कर्मनाक चीख निकल गई। दूसरी ठोकर ने उसे फिर जमीन पर लिटा दिया था। दोनों ठोकरें इंतहाई शदीद थी और अब मुझे यकीन हो चला था कि वो दोबारा अपने पैरों पर उठकर खड़ा नहीं हो सकता। उसके बाद मैं आगे बढ़ा। मैंने पिंजरा खोलने की कोशिश की, लेकिन पिंजरा टस से मस ना हुआ। तब स्याह फाम ने मुझसे कहा, ये ऐसे नहीं खुलेगा मास्टर। तुम यूं करो कि उस मेज पर जाओ और उस पिंजरे का बटन तलाश करो। जल्दी करो मास्टर। स्याह फाम ने इल्तजा की। मैं एक बार फिर हेंड्रिक के पास से गुजरा और गुजरते हुए मैंने एक ठोकर उसकी कमर पर लगा दी। उस ठोकर से भी वो बिलबिला गया। रीढ़ की हड्डी पर ठोकर लगी थी। वो अपनी जगह तड़पने लगा और मैं मेज के पास पहुंच गया। यहाँ बटनों का एक जाल बिछा हुआ था। मैंने एक बटन पर उंगली रखी तो स्क्रीन रोशन हो गया। दूसरे बटन को दबाया तो तालाब के तालाब से बू आना शुरू हो गई। तीसरा बटन दबाया तो एक दीवार अपनी जगह से हट गई।
बहरहाल वो बटन भी मिल गया जिससे पिंजरा खुल गया था। सियाफाम आजाद हो गया और अब वो आहिस्ता आहिस्ता हैंड्रक की तरफ बढ़ रहा था। चंद लम्हात के बाद वो हैंड्रक के करीब पहुंच गया। उसकी सफेद सफेद आंखें भयानक अंदाज में बाहर निकली हुई थी। चेहरे पर इस कदर दरिंदगी नुमाया हो गई थी कि उसकी वहशतों का अंदाजा करना मुश्किल हो गया था। हम 11 भाई थे और अब मैं तनहा रह गया हूँ। माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। मैं तुझे माला माल कर दूंगा, मैं तुझे बेपनाह दौलत दूंगा। हैंड्रक गिड़गिड़ा रहा था। दौलत मुझे एक भाई भी नहीं दे सकती, तुम वैसी खूनी भेड़िए। उसके हल्क से गर्राटे निकलने लगी। उसने झुककर हैंड्रक की एक टांग पकड़ ली और फिर अपना एक पांव उसकी दूसरी टांग पर रख दिया। मैं अंदाजा लगा चुका था कि सियाफाम क्या करना चाहता है। एक लम्हे के लिए मेरी आंखें झपक गई थी और दूसरे ही लम्हे हैंड्रक की दिल खराश चीखें उभरने लगी। सियाफाम ने उसे दरमियान से चीर कर फेंक दिया था। हाल के फर्श पर खून की चादर फैल गई थी और हैंड्रक दम तोड़ चुका था। सियाफाम उसके सर पर खड़ा उसे देखता रहा था और उसकी आंखों में बेपनाह नफरत थी। फिर वो मेरी तरफ मुतवज्जा हुआ और आहिस्ता आहिस्ता कदमों से चलता हुआ मेरे पास पहुंच गया। तुम कौन हो मास्टर? मैं नहीं जानता, लेकिन अब मैं सारी जिंदगी के लिए तुम्हारा गुलाम हूँ। तुमने न सिर्फ मेरी जान बचाई है बल्कि मुझे मेरी आरज़ू पूरी करने का भी मौका दिया है। मैं तुम्हारा गुलाम हूँ आका, मैं तुम्हारा गुलाम हूँ। वो मेरे कदमों पर झुक गया। मैंने जल्दी से झुककर उसे उठा लिया। तुम मेरे दोस्त हो, मेरे भाई हो। क्या नाम है तुम्हारा? मैंने हमदर्दी से पूछा। लुइस लोलो, उसने जवाब दिया। क्रिश्चियन हो? हाँ मास्टर। इसके चुंगल में कैसे आप फंसे थे? ये ईसाइयों का दुश्मन तो नहीं था, ये इंसानियत का दुश्मन है। मतलब इसकी निगाह में कोई वुकत नहीं रखते। इसका मतलब तो बस वहशत और दरिंदगी था। हम 11 भाई बैरूत के एक क्लब में मौसीकी के सहारे जिंदगी गुजार रहे थे। इस जलील इंसान ने हमें खरीदने की कोशिश की। हमारा फन इसे पसंद आया था। हमने इसके हाथों फरोख्त होने से इनकार कर दिया। तब ये हमें अगवा करके यहाँ ले आया। वो हमें बेहोश करके लाया था। होश में आने के बाद हम परेशान थे। उसने एक शो किया और हमें उसमें गाने बजाने पर मजबूर किया। हमने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया और किसी कीमत पर इसकी ख्वाहिश की तकमील करने के लिए तैयार ना हुए। बस उसने हमें कैद कर लिया। इस बात को उसने अपनी तौहीन समझा था और उसके बाद उसने हमसे जानवरों से बदतर सलूक किया था। उसने एक एक करके मेरे तमाम भाइयों को मौत के घाट उतार दिया, सिर्फ दूसरों के सामने अपनी दरिंदगी की मिसाल पेश करने के लिए। उसने 10 जिंदगियां ले ली। मेरा आखिरी भाई लुइस शोर तुम्हारे सामने हलाक हुआ है। सियाफाम की आंखों से आंसू बहने लगे। खुद को संभालो लोलू, ये दरिंदा मर चुका है, लेकिन अभी हम दोनों इस होलनाक जजीरे पर मौजूद हैं। तुम कौन हो मास्टर? इसका दुश्मन, बदतरीन दुश्मन, और मेरा नाम है अली। मैं ज़हनी तौर पर कमतर हूँ मास्टर। इस सिलसिले में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हारे इशारे पर मैं तेजाब के इस तालाब में कूद जाऊंगा। मैं तुम्हारा गुलाम हूँ। कोई बात नहीं है लोलू, हमें चालाकी से काम लेकर इस जजीरे से निकलना है। मैं आपके हर हुक्म की तामील के लिए हाजिर हूँ मास्टर। तुम्हें इल्म है कि इस जगह कौन कौन आता है? मेरा मतलब है तुम उन लोगों को जरूर जानते होगे जो यहाँ तक आ जाते हैं। हम लोग 7 माह से यहाँ कैद है मास्टर। उसकी एक एक तरकीब हमारे इल्म में रही है। यहाँ तक सिर्फ वो उन लोगों को लाता था जिन्हें वो जिंदगी से महरूम करना चाहता था। उन्हें अपने शैतानी कारनामे दिखाता था और फिर उन्हें मौत की नजर कर देता था। ये खूनी तालाब जिसमें अभी अभी तुमने मेरे आखिरी भाई को मरते देखा था, हमारे सामने इस 7 माह के अरसे के दौरान तकरीबन 20 जिंदगियां ले चुका है। 20 अफराद इसमें गिरकर खत्म हो चुके हैं। इंसानों की जिंदगियां इस मरदूद की निगाह में कोई वुकत नहीं रखती थी। यकीन करो मास्टर, हमारी सांसें इसके कब्जे में थी। हमने एक एक लम्हा खौफ और दहशत से कांपते हुए गुजारा है। मैं तुम्हें क्या क्या बताऊं इस खबीज के बारे में। काश इसे हजारों जिंदगियां मिलती और मैं इसकी तमाम जिंदगियां इसे अजियत दे दे कर खत्म करता। मैं तुम्हें अपने दिल का हाल नहीं बता सकता मास्टर, लुइस ने कर्मनाक लहजे में कहा और मैं गर्दन हिलाने लगा। मुझे तुम्हारे दुख का एहसास है लुइस। बहर सूरत अब यह मोदी फना हो चुका है और हमें इस जजीरे से निकलना है। इस जजीरे पर इसकी हुकूमत थी और तमाम के तमाम अफराद इसके ताबे हैं। इन्हें चकमा देकर यहाँ से निकलना आसान काम ना होगा। उसके लिए हमें इंतहाई होशियारी से काम करना है। लुइस, क्या मुझे यहाँ मेकअप का सामान मिल सकता है? मेरा मतलब है जैसा कि तुमने कहा कि तुम यहाँ की हर चीज से बखूबी वाकिफ हो। क्या चेहरा बदलने के लिए इस जगह कोई चीज मौजूद है? हाँ, वो दीवार जो अभी अपनी जगह से हटी थी, उसकी दूसरी तरफ उसका अजायब खाना है। वो खुद भी चेहरे तब्दील किया करता था। न जाने क्या क्या शैतानी काम करता रहा था। उस जगह तुम्हें मेकअप का सामान जरूर मिल जाएगा, लुइस ने कहा और मैं मुसरत से उछल पड़ा। मेरा ये काम भी तकमील को पहुंचने वाला था। बहर सूरत मैंने वो बटन दबा दिया जिसके दबाने से थोड़ी देर कबल एक दीवार अपनी जगह से हट गई थी। दीवार अपनी जगह से हट गई। वाकई उस तरफ खूबसूरत अलमारियां बनी हुई थी। उन अलमारियों में बहुत ही नफीस साख्त के फाइल रखे हुए थे और ऐसी बेशुमार चीजें जो काबिल तवज्जा थी। मेकअप का सामान भी मुझे मिल गया। जदीद तरीन मेकअप का सामान मौजूद था।
मुख्तलिफ किस्म के बाल वगैरह भी रखे हुए थे। यकीनी तौर पर इस जैसे इंसान को इस किस्म की चीज़ों की ज़रूरत भी पड़ती ही रही होगी। बहर सूरत मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे गैबी कुव्वतें मेरी मदद पर आमादा हों, वरना इतनी आसानियां फराम नहीं हो सकती थी। मैंने मेकअप का सामान निकाल लिया और उसे लिए हुए वापस अपनी जगह पर आ गया। लुइस को मैंने हदायत कर दी थी कि उस वक्त उसे दाखिली दरवाजे पर निगाह रखनी है जहां से कोई अंदर आ सकता है। लुइस अपनी ड्यूटी पर अलर्ट हो गया था। बिलाशुबा मुझे एक वफादार रुकन मिल गया था। वैसे इसकी कहानी भी मेरे लिए खासी मुतासिर कुन थी। बेचारा 11 भाइयों में तनहा रह गया था। मैंने हेनरिक की लाश के सामने बैठकर अपने चेहरे की मुरम्मत शुरू कर दी। नेगी का मेकअप मैंने अपने चेहरे से उतार दिया था और अब हेनरिक की शक्ल अपना रहा था। पादरी किस्म का ये आदमी अपनी दाढ़ी की वजह से मेरे लिए आसानी का बायस बना। ऐसा मेकअप करने में कोई खास दुश्वारी नहीं हुई थी। थोड़ी देर के बाद मैंने आईने में अपनी शक्ल देखी और मुतमईन होकर गर्दन हिलाई। मेकअप के फन में मुझे अब काफी महारत हो चुकी थी और मैं एक कामयाब मेकअप मैन था। अपने चेहरे मोहरे का अच्छी तरह जायजा लेने के बाद मैंने गर्दन और बाजुओं के खुले हुए हिस्सों को भी इसी रंग में रंगा जो हेनरिक का रंग था। सीने को बालों को भी सफेद कर लिया ताकि कोई शुबे की बात बाकी न रहे। फिर उसका लिबास पहनकर अपना आखिरी जायजा लिया। बज़ाहिर कोई खामी नहीं रह गई थी। आगे जो भी तकदीर में लिखा हुआ हो। मैंने लुइस को आवाज दी और वो मेरी तरफ बढ़ने लगा, लेकिन चंद ही कदम चला था कि मुझे देखकर ठिठक गया। उसने आंखें फाड़ फाड़ कर हेनरिक की लाश को देखा और साथ साथ मुझे भी। फिर उसके होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। हेनरिक का कातिल कोई मामूली आदमी नहीं हो सकता, वो आहिस्ता से बोला। उसके कातिल तुम हो लुइस, मैं तो सिर्फ आपका गुलाम हूँ मास्टर। ये तो बस आपकी अनायत है। कोई खामी तो नहीं मेरे मेकअप में? नहीं मास्टर, लेकिन उसकी आवाज, अगर तुम दूसरों से कोई वास्ता रखना चाहते हो तो। यहाँ मैंने उसकी आवाज पर भी गौर किया है। क्या ख्याल है तुम्हारा, कोई बात बनती है? इस बार मैंने हेनरिक की आवाज में बोलने की कोशिश की थी और लुइस एक बार फिर हंस पड़ा। अब तो बिल्कुल ही बात बन गई मास्टर, तुम बाकमाल इंसान हो। बिल्कुल वही आवाज हू बहू। बस ठीक है लुइस, अब इस कुत्ते की लाश भी इसी तादाद में डिबो दो और ये खून साफ कर दो, मैंने कहा। और लुइस ने हेनरिक की लाश शीशे की टॉप पर रख दी और मैंने बटन दबा दिया। टॉप पट्टी से धुएं का मरगोला बुलंद हुआ और बस खेल खत्म हो गया। लुइस से तफसीली बातचीत से मालूम हुआ कि सिर्फ सेक्रेटरी हाटन इसी जगह तक आता था। इन मामलात से फारिग होने के बाद मैं उस जगह के बारे में मालूमात हासिल करने लगा। दौरान तरबियत मुझे ऐसी ऐसी चीज़ों से रोशनास कराया गया था जिनके बारे में इससे कबल मैंने सोचा भी नहीं था। लेकिन हेनरिक की इस खुफिया पनागाह को समझने में अब मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। मैं सारी रात एक एक चीज़ को देखता और समझता रहा था। लुइस भी मेरे साथ साथ था। सुबह के 7 बजे तो लुइस ने जमाई लेकर कहा, अब क्या प्रोग्राम है मास्टर, यहाँ से निकलने की कोशिश कब करोगे? अभी चंद रोज लगेंगे लुइस, मेरा ख्याल है तुम भी अभी कुछ दिन और सब्र करो। मैं कुछ ठोस इकदामात करने के बाद ही यहाँ से जाऊँगा, लेकिन अगर तुम जल्दी जाना चाहते हो तो मैं तुम्हारे लिए बंदोबस्त कर दूँ। मैं कहाँ जाऊँगा मास्टर? तुम कोई भी हो, तुम्हारा मिशन कुछ भी हो, तुमने मुझे नई जिंदगी दी है और अब ये जिंदगी तुम्हारी है। मैं तुम्हारी गुलामी में फख्र महसूस करूंगा। अब मेरा है ही कौन मास्टर? पूरा आर्केस्ट्रा टूटकर बिखर चुका है। लुइस कहाँ जिंदगी गुजारेगा? उसने आजरदा लहजे में कहा। ठीक है लुइस, तुम फिक्र मत करो, बस अब यहाँ बाकी दिन आराम से गुजारो। मैं तुम्हें दोबारा उसी जगह बंद किए देता हूँ ताकि किसी को शक ना हो। तुम्हें खाना वगैरह कहाँ से मिलता है? सेक्रेटरी लाता है खुद, ताकि किसी और को इस जगह के बारे में मालूम ना हो। क्या वो सुबह का नाश्ता लेकर आने वाला है? तकरीबन 9 बजे तक आ जाएगा, लुइस ने जवाब दिया। 9 बजने में चंद मिनट बाकी थे। मैं उस मेज के पीछे जा बैठा जो हेनरिक की कंट्रोल टेबल थी। लुइस को मैंने दोबारा क्विटेरे में पहुंचा दिया था। ठीक 9 बजे हाटन नाश्ते की ट्रे लिए हुए आ गया। उसने पिंजरे के करीब जाकर ट्रे रखी और सियाफ हमसे कुछ बात करने लगा। फिर मेरे पास आ गया। मैं खामोश बैठा हुआ था। आपने पूरी रात यहाँ गुजारी है जनाब? हाँ, मसरूफ था। क्या रिपोर्ट है? मेरा दावा है जनाब कि अब वो इस जजीरे पर मौजूद नहीं। कौन सी जगह है जो हमने छोड़ी है? क्या ये काबिल यकीन इतला है? मैंने भारी लहजे में कहा। मैं खुद परेशान हूँ मिस्टर हेनरिक, लेकिन थोड़ी मोहलत और दें। मैं कुछ न कुछ जरूर मालूम कर लूंगा। अगर वो यहाँ से निकल भी गया है तो ये मालूम होना जरूरी है कि कैसे। सेक्रेटरी ने कहा और मैंने नाखुशगवार अंदाज में मुंह टेढ़ा कर लिया। मुझे बेहद अफसोस है हाटन कि मैंने इस जजीरे को नाकाबिले तस्खीर बनाने के लिए सख्त मेहनत की थी, लेकिन फिर भी इसकी वो हैसियत बरकरार न रह सकी। मैंने कहा। सेक्रेटरी के चेहरे पर शर्मिंदगी के आसार नजर आ रहे थे। मुझे खुद एहसास है जनाब, लेकिन मेरा कसूर भी नहीं है। मादाम मार्गिया ऐसी शख्सियत है हमारे दरमियान कि जिन पर मुकम्मल भरोसा किया जाता है। वही धोखा खा गई थी। अगर ऐसी बात ना होती तो शायद उसे यहाँ तक लाया ही ना जाता। बात किसी शख्स को यहाँ लाने की नहीं है हाटन, बात सिर्फ ये है कि वो इस जजीरे से निकल कैसे गया। जनाब आली, मेरे ख्याल में उसने भी जिंदगी और मौत का खतरा मोल लिया होगा। उसे जजीरे से बाहर जाने के लिए कोई चीज तो मिलना नामुमकिन थी।
मैंने मुफस्सल तौर पर हालात का तजर्बा किया है। कोई हेलीकॉप्टर भी इस दौरान नहीं गया जिससे ये अंदाजा होता कि वो उसके जरिए फरार हो गया है। मेरा मतलब है किसी और हैसियत से। तो सिर्फ यही एक बात समझ में आती है कि अपना राज खुल जाने के बाद उसने ये सोच लिया कि अब इस जजीरे पर जिंदा रहना नामुमकिन है। चुनाचे वो समंदर के जरिए यहाँ से निकल गया। लेकिन क्या उसका जिंदा हालत में किसी साहिल तक पहुंचना मुमकिन है? मफरूजात के महल ना बनाओ हाटन, हम कैसे कह सकते हैं कि वो जिंदा नहीं बच सकता? फर्ज कीजिए जनाब, अगर वो जिंदा पहुंच जाता है तो हमारे खिलाफ क्या करेगा? ये गलत सोच है हाटन। दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। कम अज कम वो इस जजीरे की निशानदेही कर देगा और ये बात मंजर आम पर आ जाएगी कि बहरा रूम में कोई ऐसा जजीरा भी मौजूद है जहां सहूनी तंजीम अपना काम कर रही है। इस जगह की निशानदेही हमारे लिए सख्त नुकसानदेह हो सकती है और अभी तक जो हम इस जगह को महफूज समझते थे अब ये इतनी महफूज ना रहेगी। बहरहाल जनाब, ये उस सूरत में मुमकिन है जब वो जिंदा रहे। हेलीकॉप्टर समंदर में मीलों दूर तक छानबीन कर रहे हैं। हमने अभी ये सिलसिला खत्म नहीं किया, हाटन ने जवाब दिया। मैं शायद उससे इतनी गुफ्तगू नहीं करता, लेकिन मैं अपने आप को आजमा रहा था। अभी तो मुझे यहाँ एक तवील वक्त गुजारना है और इस जगह से हाटन ही वाकिफ था। अगर वो भी मेरी शख्सियत से मशकूक हो जाता और मैं उसके अंदाज में ऐसी कोई बात पा लेता तो फिर हाटन को ख़त्म करना भी बेहद ज़रूरी हो जाता। इसलिए मैंने ये सारी बातें की थी। वो शख्स मुझसे बहुत करीब था, मेरा मतलब है हेंड्रिक से, और अगर इस जैसा आदमी मुझ पर कोई शक नहीं कर सका तो उसका मतलब था फिर कोई भी शक नहीं करेगा। गुफ्तगू के दौरान पूरी तवज्जो से मैं सेक्रेटरी के चेहरे का बखूबी जायजा लेता रहा था। मेरी आवाज़ या मेरे अंदाज पर वो जरा भी नहीं चौंका था और उसके चेहरे से मुसलसल खजालत का इजहार हो रहा था। उससे मैंने यही अंदाजा लगाया कि वो मेरी शख्सियत से मशकूक नहीं हुआ है। उसे मैं अभी कुछ दिन जिंदा रखना चाहता था ताकि उसके जरिए अहकामात दे सकूं और बराह रास्त मुझे किसी और से राब्ता कायम करने की जरूरत पेश ना आए। सेक्रेटरी ने मुझसे बहुत ही माजरतें की और उसके बाद वहां से चला गया। मैंने उसे कोई खास हिदायत नहीं दी थी। उसके जाने के बाद मैं अपनी जगह से उठकर लुइस के पास पहुंच गया। नाश्ता जूं का तूं रखा हुआ था और लुइस के चेहरे पर गम के असरात नजर आ रहे थे। नाश्ता नहीं किया लुइस तुमने? मैंने हमदर्दी से सवाल किया। दिल नहीं चाह रहा मास्टर। वो 2 आदमियों का नाश्ता लाया है। मुझसे पूछ रहा था कि मेरा दूसरा साथी कहाँ गया। क्या जवाब दिया तुमने? बस जो कहना था उससे कह दिया। मैंने उससे कह दिया कि मेरा आखिरी भाई भी इस दरिंदे की नजर हो गया। वो कमीना हंसता हुआ चला गया। दिल तो चाहा मास्टर की इसके दांत तोड़ दूं, लेकिन क्या करता, मजबूरी थी। नाश्ता कर लो लुइस, जिंदा रहने के लिए ये सब कुछ जरूरी होता है, मैंने हमदर्दी से कहा। लुइस ने गर्दन झुका दी। फिर मैं उसे तसल्लियां देता हुआ बाहर निकल आया। बाहर की दुनिया पर निगाह रखना भी जरूरी था। अब नैगी की गुमशुदगी का मसला भी सामने आएगा। मेरे खादमों ने मेरे लिए नाश्ते का बंदोबस्त किया और शाम तक मैं अपनी आरामगाह में मौजूद रहा। मैंने इस ख्वाबगाह की भी पूरी तलाशी ली थी। यहाँ मुझे अपनी मुसैरी के सराहने एक ट्रांसमीटर मिला था। जिस कदर मुझे मालूमात हासिल हो सकी मैंने हासिल की ताकि हेंड्रिक का किरदार अदा करने में कोई मुश्किल ना हो। अब तक मैं अपनी कोशिश में कामयाब रहा था। रात को मैं एक बार फिर लुइस के पास पहुंचा। तुम्हारे लिए खाना वगैरह आया लुइस? मैंने पूछा। हाँ मास्टर, हस्ब मामूल हालात में कोई तब्दीली नहीं है। पिछली रात से जाग रहा हूँ लुइस, आज रात आराम करूंगा। कल से हम अपना काम शुरू करेंगे। ओके मास्टर, तुम मुतमईन रहो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लुइस ने कहा और मैं पुरख्याल अंदाज में गर्दन हिलाने लगा। मैं सेक्रेटरी के बारे में सोच रहा था। सेक्रेटरी दोपहर का खाना लेकर आया था और वो मेरी ख्वाबगाह से नहीं गुजरा था। इसका मकसद है कि अंदर दाखिल होने का कोई और रास्ता भी है। उस रास्ते से मेरी वाकफियत जरूरी थी। वैसे इस वक्त जब मैं वहाँ मौजूद था तो सेक्रेटरी इसी रास्ते से आया था। कोई बहुत मामूली सा फर्क मालूम होता है। बहरहाल इसके बारे में मालूम करना भी जरूरी था। रात को मैं आराम से सोया। मुझे अब कोई फिक्र नहीं थी। बहुत हद तक काम हो चुका था। अब बस आखिरी मरहले से गुजरना था। नाश्ते वगैरह से फारिग होकर मैं इस कंट्रोल हाल में दाखिल हो गया। लुइस से रस्मी बातचीत के बाद मैंने मेज के पीछे पहुंचकर उस इंटरकॉम का बटन ऑन किया जो सामने मौजूद था। दूसरी तरफ से फौरन ही आवाज सुनाई दी। जनाबे आली, नुस्वानी आवाज थी, यकीनन ऑपरेटर होगी। सेक्रेटरी को भेजो, मैंने कहा और इंटरकॉम बंद कर दिया। तकरीबन 10 मिनट के बाद हाटन मेरे पास पहुंच गया। मैं आने वाला था जनाब, उसने कहा। कोई खास बात? जी नहीं, कोपरलिंग सिलसिले की एक खेप आने वाली है, लेकिन वो इस माह के आखिर में पहुंचेगी। 2-3 वाकयात हुए हैं जो आम है। तेल अबीब में एक बस पर हमला हुआ, 8 अफराद मारे गए। दूसरे वाकयात भी इसी किस्म के हैं। उसके बारे में मैंने सवाल किया। अगर कोई इतला होती तो मैं खुद फराहम करता, सेक्रेटरी ने जवाब दिया। मैं खामोशी से अपनी जगह से उठ गया था और फिर मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात करता हुआ उसके साथ चल दिया। अंदाज ऐसा था जैसे मैं बाहर जाना चाहता हूँ। सेक्रेटरी को मैंने चंद कदम आगे रहने दिया और बिलाकर मैं इस कोशिश में भी कामयाब हो गया। सेक्रेटरी ने वो दरवाजा खोला था जो इस जगह दाखिल होने का दूसरा रास्ता था। हम दोनों बाहर निकल आए। ये रास्ता एक और कमरे में निकलता था और ये कमरा सेक्रेटरी की ख्वाबगाह थी। मैं वहां से भी बाहर निकल आया और फिर मैंने सेक्रेटरी से कहा कि मैं जजीरे पर गश्त करना चाहता हूँ। गाड़ी का बंदोबस्त करूं जनाब या फिजाई जायजा लेंगे?
हेलीकॉप्टर, मैंने जवाब दिया और सेक्रेटरी ने गर्दन झुका दी। तकरीबन 1 घंटे तक हेलीकॉप्टर में गश्त होता रहा। हम समंदर में दूर तक निकल गए थे। 2 चक्कर पूरे लगाए गए थे। उसके बाद मैं वापस आ गया और अपनी आरामगाह में पहुंच गया। दोपहर के खाने से फारिग होकर मैंने वो बटन दबाया जिससे बाहर अदम मुदाखलत के अल्फाज रोशन हो जाते थे और उसके बाद मैं कंट्रोल हॉल में आ गया। सबसे पहले मैंने उस दरवाजे का जायजा लिया और उसके मैकेनिज्म को समझने की कोशिश करने लगा। अंदर से उसे बंद करने से बाहर का सिलसिला मुनक़ते हो गया था, यानी अब उसे बाहर नहीं खोला जा सकता था। इस काम से फारिग होने के बाद मैंने लुइस को कटहरे से निकाल लिया, फिर उसके साथ मिलकर काम का आगाज कर दिया। सेक्रेटरी को अगर कोई ज़रूरत पेश ना आई तो अब वो रात को 8 बजे ही यहाँ आएगा। उस वक्त तक कोई फिक्र नहीं। मैंने अलमारी में रखे हुए फाइलों की छानबीन शुरू कर दी और चंद फाइल देखने के बाद ही मुझे उनकी अहमियत का अंदाज़ा हो गया। मैं कई घंटे तक इस काम में मसरूफ़ रहा। ये सारे कागजात और फाइल तंजीम के लिए बायस अहमियत हो सकते थे, लेकिन उन्हें इस जजीरे से मुंतकिल करने का फिलहाल कोई जरिया नहीं था। तब मैंने उनके लिए एक तरकीब सोच ली थी। एंड्रिक की इस कंट्रोल हॉल में मुझे माइक्रोफिल्म बनाने का सामान भी मिल गया था। चुनाचे रात तक मैंने 4 फिल्में बनाई। लुइस मेरे मावन की हैसियत से काम कर रहा था। 7 बजे के करीब मुझे ट्रांसमीटर पर इशारा मौसूल हुआ और मैंने मीटर के पास जाकर उसे ऑन कर दिया। क्या बात है? एक इतला है जनाब। मैंने सोचा आपको इससे आगाह कर दूं। कहो क्या बात है? इमारत का मुंतजिम नैगी है ना जनाब? हाँ, क्यों? नैगी तकरीबन 24 घंटे से गायब है। परसों शाम तक उसे देखा गया था, उसके बाद से उसका कोई पता नहीं चल सका। क्या मतलब है तुम्हारा? उसकी गुमशुदगी पुरस्रार है, हम उसे तलाश कर रहे हैं। कहाँ जा सकता है वो? मैंने करख्त लहज में कहा। मैं परेशान हूँ जनाब, बस एक ख्याल है ज़हन में, वो कमबख्त कहीं इसी इमारत में मौजूद ना हो। मुझे ये इतला क्यों दी? मैंने बदस्तूर सख्त लहजे में कहा। माफी चाहता हूँ जनाब, पेशबंदी के तौर पर, ताकि आप मोहतात रहें। सेक्रेटरी के लहजे में बुखलाहट थी। हाटन, तुम मुझे सख्ती पर मजबूर कर रहे हो। ये जो कुछ हो रहा है मैं इसका आदी नहीं हूँ। जो कुछ कर रहे हो करते रहो, मुझे इतला देने की जरूरत नहीं। इसके बाद मैं कोई और इतला ना सुनूं। जनाबे अली, जनाबे अली, हाटन ने कहा और मैंने ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया, मगर बदन में सनसनी जरूर पैदा हो गई थी। 1 घंटे के बाद सेक्रेटरी खाना लेकर आया। मुझे वहां मौजूद पाकर उसका चेहरा फीका पड़ गया था। लुइस को इस दौरान मैंने दोबारा पिंजरे में पहुंचा दिया था। उसे खाना देकर हाटन मेरे पास आ गया। अब इसके लिए कुछ लाने की जरूरत नहीं, मैं इसका खेल भी खत्म कर रहा हूँ। नैगी की क्या बात कही थी तुमने? उसकी लाश मिल गई है जनाब, सेक्रेटरी ने झिझकते हुए कहा। क्या मतलब? इसी क्वार्टर के एक गमले में उसे हलाक करके दफन कर दिया गया था। मैं सख्त निगाहों से सेक्रेटरी को देखने लगा। उसने गर्दन झुका ली थी। इसका मतलब है कि वो हमारे बहुत करीब मौजूद है और कामयाबियों पर कामयाबियां हासिल कर रहा है। मैंने फौरी इंतजाम कर लिया है जनाब। इस इमारत में जितने अफराद मौजूद हैं उन्हें बैरन हाउस में पहुंचा दिया है। उनके चेहरे अमोनिया से धुलवा कर देखे जा रहे हैं। सिर्फ चंद अफराद को मैं यहाँ लाऊंगा और उन्हें तैनात करूंगा। बाकी लोगों को बैरन हाल में निगरानी में रखा जाएगा। मैंने कुछ और सोचा है मिस्टर हाटन, मैंने पुरख्याल अंदाज में कहा। और हाटन मेरी शक्ल देखने लगा। जजीरे के इंतजामात के लिए मैं कुछ और लोगों को तलब करना चाहता हूँ। डैनी मार्च स्मिथ को कल दोपहर मेरे पास भेज दो, मैं उसे बैरूत भेजूंगा। खुद मैं भी आपसे ये दरख्वास्त करने वाला था जनाब, सेक्रेटरी ने कहा। मैंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया था। बहरहाल तुम जो कुछ कर रहे हो करते रहो। मैं कल 2 बजे डैनी से मिलूंगा। अब तुम जा सकते हो। मेरी आवाज की सख्ती हाटन ने महसूस कर ली थी। वो खुद भी सख्त परेशान था, चुनाचे खामोशी से चला गया। उसके जाने के बाद मैंने वक्त जाया करना मुनासिब न समझा। फिलहाल उसके आने का इम्कान नहीं था। चुनाचे लुइस की मदद से मैं अपने काम में मसरूफ हो गया। मैंने जरूरी दस्तावेजात की फिल्में बनाई और आखिर में एक तहरीर लिखी। आज़ादी के मुतवालों, अली यार खां का सलाम। जो जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है, मेरा ख्याल है खुदा ने मुझे उसकी तकमील में सुरखरू कर दिया है। तफसीलात कुछ यूँ हैं। खातून फराना जो बैरूत में गुमराह औरत की हैसियत से पहचानी जाती है, सहूनी साजिश की सरगर्म रुकन है और उसका असल नाम मार्गिया है। उसका ताल्लुक हेंड्रिक नामी एक खतरनाक शख्स से है और वह इन इलाकों में मुकम्मल कंट्रोल रखता है। बैरूत और उसके नवा में जिस कदर सहूनी साजिशें ज़ेरे अमल हैं, ये शख्स उनकी निगरानी करता है और उनका रिकॉर्ड इसके पास मौजूद है, जिसकी तफसीलात इस फिल्म में मौजूद है। हेंड्रिक ने बैरूत के शिमाल में तवील फासले पर, जिसका सही अंदाजा मुश्किल है, एक जजीरा को जो सान बारे या सान बरले के नाम से मशहूर है, इन कार्रवाइयों का मरकज बनाया है। इस जगह असले के जहाज आते हैं और यहाँ से वो असला इसराइल और उसके नवा में उन जगहों पर जाता है जहाँ से 19 साजिशें अमल में आ रही हैं। ये जजीरा तकरीबन 6-7 मील के इलाके में फैला हुआ है और यहाँ पे बसने वाले तमाम लोग यहूदी हैं और हेंड्रिक उन लोगों के लिए बहुत अहम शख्सियत है और इसका बेहद एहतराम किया जाता है। बैरूत में इसके हरकारे मसरूफ़ अमल है। मज़ीद तफसीलात ये हैं कि मैंने हेंड्रिक नामी शख्स को हलाक कर दिया है और खुद उसके मेकअप में जजीरे को कंट्रोल कर रहा हूँ, लेकिन हालात संगीन है। असले का एक जहाज आने वाला है जिसमें ना जाने कौन कौन लोग होंगे।
मुमकिन है कि मैं इस मेकअप में उन पर काबू ना पा सकूं और सारा भेद खुल जाए। इसलिए ज़रूरी है कि मेरी तजावीज़ पर फौरी अमल दरामद किया जाए। तजावीज़ ये है कि जिस कदर अफराद मुमकिन हो सकें किसी भी शक्ल में पूरी तरह मुसल्ला होकर एक बहरी जहाज से रवाना हो। उनके पास बहरी असला हो, डायनामाइट वगैरह का जखीरा भी दरकार होगा ताकि जजीरे को तबाह किया जा सके। हमें सेहूनी साजिश के इस बड़े अड्डे को तबाह करके बेशुमार फ़ायदे हासिल होंगे। ये लड़की मुकम्मल तौर पर हेनरिक की वफादार है, इसे गिरफ्तार करके कैद कर लिया जाए और हदायत की जाए कि ये किसी तरह भी किसी से राबता कायम ना कर सकें। अगर ये तजावीज़ नाकाबिले अमल हो तो किसी न किसी तरह 3 दिन के अंदर अंदर मेरे पास किसी को भिजवाया जाए। इस सिलसिले में हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किया जा सकता है जो बआसानी जजीरे पर उतर सकता है। हेलीकॉप्टर से आने वाला मुझसे मिस्टर मेरिकल के नाम से मिल सकता है। हेनरिक के नाम से मैं उसके लिए हदायत दे दूंगा। सूरत हाल अब आपके इल्म है। अगर ये कार्रवाई मुमकिन ना हुई तो मैं खुद ही अपनी इंतहाई कोशिशों से इस जजीरे को तबाह कर दूंगा और मुमकिन है कि इसके बाद जिंदा वापस ना आ सकूं। इस तरह इस हकीर सी जिंदगी को अपने मिशन के लिए कुर्बान करने की सादत हासिल कर लूंगा। इंशाअल्लाह एक दिन फ़लस्तीन आज़ाद होगा। अली यार खां, पाकिस्तानी। इस तहरीर की फिल्म आखिरी थी। मैंने पूरी फिल्म मुकम्मल कर ली और फिर उसे एक मखसूस तरीके से पैक कर दिया। मेरे ज़हन से एक बड़ा बोझ हट गया था। चुनाचे अब मैं बैरूनी मामलात की तरफ मुतवज्जा हो गया। बाहर निकलकर मैंने हालात का जायजा लिया। इमारत गैर मामूली तौर पर सुनसान थी। सिर्फ चंद अफराद ड्यूटी पर नजर आ रहे थे। मुझे ये सूरत हाल देखकर हंसी आ गई। ये भी मेरे लिए एक एजाज था। मेरी जात से पूरे जजीरे पर सनसनी फैल गई थी। इस रात लुइस को खाना मैंने खुद ही पहुंचाया और उसे दूसरी बहुत सी चीजें भी फराहम कर दी। मुझे यकीन था कि मेरी गैर मौजूदगी में हार्टन यहाँ आने की कोशिश नहीं करेगा। वो जिस कदर उलझा हुआ था उससे अंदाजा होता था कि अब वो मेरी हदायत से इनराफ नहीं करेगा। लोइस से मैंने कहा था मुमकिन है मैं कुछ देर तुम्हारे पास ना हूँ। हेनरिक, जैसा कि तुम्हें इल्म है, मर चुका है। तुम्हारे साथ अब अज़ियतनाक सलूक करने वाला कोई नहीं है। बहरहाल मैं वक्त का इंतजार कर रहा हूँ। उसके बाद हम दोनों इंशाअल्लाह बैरूत चलेंगे। मुझे अब इसकी कोई परवाह नहीं है मास्टर। मैं तुम्हारी हिदायत की पाबंदी अपना ईमान समझता हूँ, लोइस ने जवाब दिया। मैं वहां से चला आया और उसके बाद इमारत और उसके बाहर के हिस्सों में जायजा लेना शुरू कर दिया। सेक्रेटरी हार्टन मुझे नजर नहीं आया था। सूरत हाल खासी इत्मीनान बख्श थी। दूसरे दिन दोपहर को 2 बजे डैनी मार्च स्मिथ मेरे पास पहुंच गई। उसका चेहरा बुझा बुझा सा था। उसने बड़े अदब से मुझे सलाम किया और मेरे सामने खड़ी हो गई। फिर मैंने उससे कहा, डैनी, मैं तुम्हें बैरूत भेजना चाहता हूँ। मैं हाजिर हूँ जनाब, उसने अलर्ट होकर जवाब दिया। जिस मिशन पर मैं तुम्हें भेज रहा हूँ वो खालिस जाती नोयत का है। मैं चाहता हूँ कि तुम मुकम्मल राजदारी से काम करो। किसी शख्स से कोई गुफ्तगू करने की जरूरत नहीं। इन लोगों ने जो खतरनाक हालात पैदा कर दिए हैं उनसे निपटने के लिए मुझे तुम जैसे राजदारों की जरूरत है और मैंने इसलिए तुम्हारा इंतखाब किया है। मेरी इंतहाई खुशकिस्मती है जनाब कि आपने मुझे इस काबिल समझा। मैं हर मुमकिन कोशिश करूंगी कि आपके एतमाद पर पूरी उतरूं। डैनी मार्च स्मिथ ने कहा। मैंने उसे वो पैकेट देते हुए कहा, इसमें एक अहम दस्तावेज है जिसे लेकर तुम बैरूत जाओगी। जनूबी बैरूत में इब्राहिम मंसूर के नाम से एक डिपार्टमेंटल स्टोर है जो बज़ाहिर मुसलमान का है। इस बात से बहुत कम लोग वाकिफ हैं कि दर हकीकत वो हमारी तंजीम के लोग हैं और मुसलमानों की हैसियत से वहाँ रहते हैं। इब्राहिम स्टोर? डैनी ताज्जुब से बोली। हाँ, जानती हूँ उसे बखूबी जनाब, कई बार जा चुकी हूँ वहाँ। गुड, तुम्हें यह पैकेट उनके हवाले करके वहाँ कम से कम 24 घंटे रुकना है। उन्हें ज़बानी हदायत दे देना कि फौरी तौर पर इस दस्तावेज को देख लिया जाए। मुझे वहाँ किसी खास शख्सियत से मिलना है जनाब। हाँ, स्टोर के मैनेजर से। इसके अलावा यह दस्तावेज किसी और को ना दी जाए। बहुत शुक्रिया, बहुत बेहतर जनाब। बस थोड़ी देर के बाद तुम्हें रवाना हो जाना है। इस काम को अंजाम देने से कबल तुम किसी से नहीं मिलोगी। हेलीकॉप्टर के सफर के दौरान भी किसी से गुफ्तगू करने की जरूरत नहीं है। मैं ऐसा ही करूंगी जनाब। उसके बाद मुझे क्या करना है? मेरा मतलब है मैं बैरूत में रुकूं या वापस आ जाऊं, इसकी इतला तुम्हें वहां मिल जाएगी। बहुत बेहतर जनाब। डैनी मार्च स्मिथ को मैंने अपने सामने हेलीकॉप्टर में सवार कराया। पायलट के अलावा और कोई उसमें नहीं था। इस मौके पर हार्टन भी मेरे साथ था जो बज़ाहिर शर्मसार नजर आ रहा था। बहरहाल अब मुझे अपनी इस मंसूबा बंदी के नताइज का इंतजार था और उसके बाद के लम्हात जिस कदर सबर आजमा थे मैं ही जानता था। एक एक लम्हा शाक गुजर रहा था। रातों को नींद से जाग जाता था और उसके बाद नींदें नहीं आती थी। ज़हन हर वक्त ख्यालात की अमाजगाह बना रहता था। न जाने कैसे कैसे ख्वाब देखता था और यूं ये लम्हात गुजर रहे थे। इस दौरान हेनरिक इस शैतानी जजीरे का जायजा भी लेता रहा था। चौथे दिन एक हेलीकॉप्टर जजीरे पर उतरा जो मैंने खुद भी देख लिया था। हेलीकॉप्टर से 2 अफराद बाहर आए थे जिनमें एक गैर मुल्की था और दूसरा गालिबन लिबनानी था। हार्टन उन्हें लेकर मेरे पास आया था। मिस्टर वाल्टर, आपसे मुलाकात के ख्वाहिशमंद हैं चीफ। ये हमारे मखसूस निशान के साथ आए हैं। हार्टन ने कहा।
मैंने सर्द महरी से वाल्डर का इस्तकबाल किया था, मासूम से चेहरे वाला शख्स। फिर मैंने हाटन को जाने का इशारा किया और उन दोनों के साथ अंदर आ गया। हाटन उन्हें घूरता हुआ चला गया था। नशिस्त के कमरे में लाकर मैंने उन्हें बैठने का इशारा किया। आपसे मुलाकात की बड़ी ख्वाहिश थी मिस्टर हेनरिक, वाल्डर ने कहा। मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूं? मैंने कहा। मेरा ताल्लुक NUO से है और ये चंद निशानात मुझे बड़े पुरस्रार हालात में मिले हैं, इनके बारे में आपसे मालूमात का ख्वाहिशमंद हूं, वाल्डर ने कहा और एक खास निशान मेरे सामने रख दिया। यह तंजीम का निशान था और मेरे सेक्शन से ताल्लुक रखता था। मैंने चौंक कर उन दोनों को देखा। डैनी मार्च स्मिथ हमसे मिली थी, मगर न जाने क्यों वो फवाद फवाद कहकर मुझे पुकार रही थी, वाल्डर ने कहा और मेरे होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। ठीक ही कह रही होगी बेचारी, अली यार खां के जाल में जो फंसी है, मैंने जवाब दिया। ये सुनते ही वाल्डर अपनी जगह से उठा और मुझसे लिपट गया। अली यार खान, तंजीम तुम पर फख्र करती है। किसी को गुमा भी ना था कि तुम जैसा शख्स तंजीम को इस तरह मिल जाएगा। शुक्रिया फवाद, मैंने सिर्फ अपना फर्ज पूरा किया है।